प्रिय छात्र छात्राओं एवं मेरे स्नेही बंधुओं, आज देखेंगे कि कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय में क्या अंतर है। कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कत्वा प्रत्यय के विषय में कि कत्वा प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के साथ लगता है, पूर्व की जो क्रिया है उसका बोध कराता है, और कत्वा प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तब उस वाक्य में कम से कम 2 क्रियाएं अवश्य होंगी, अधिक भी हो सकती हैं, कम से कम 2 क्रियाएं अवश्य होंगी। उसमें पूर्व की जो क्रिया है, पूर्वकालिक जो क्रिया है, उसके साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, ऐसा मैंने बताया था। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूँ, बहुत ही गूढ़ बातें बताना चाह रहा हूँ कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय के विषय में। अतः पूरा वीडियो देखने का समय दीजिएगा, तब आपको संपूर्ण जानकारी सही से प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं कैसे और कब कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम कत्वा प्रत्यय के विषय में जानते हैं। बंधुओं, सूत्र है समान कर्तृकयोः पूर्व काले। इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट है समान कर्तृक अर्थात जिस वाक्य में कर्ता एक है, क्रिया एक से अधिक है। कर्ता एक है और क्रिया अधिक है, तो क्या मतलब है? समान कर्तक अर्थात एक कर्ता वाली क्रियाओं में ऐसी क्रियाएं जिनका कर्ता एक है, पूर्व काल में विद्यमान, जो पूर्व काल में विद्यमान धातु है उससे कत्वा प्रत्यय लगता है। तो पूर्व काल में विद्यमान धातु से कत्वा प्रत्यय लगता है। एक नियम तो ये है। क्या नियम निकल कर आया? ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता एक है, क्रिया एक से अधिक है और पूर्वकालिक क्रिया को सूचित करने वाले धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगता है। दूसरी बात, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? कत्वा प्रत्यय पूर्वकालिक अर्थात पहले हुई क्रिया का बोध कराता है। जो क्रिया पहले होगी उसका बोध कराएगा। अभी मैंने कहा आपसे कि 2 क्रियाएं वाक्य में होती हैं। एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे बालक खाता है, जाता है। इसी वाक्य, ये 2 वाक्य हैं, बालक खाता है, जाता है। जब हम इस वाक्य को एक साथ जोड़ेंगे एक कर्ता के रूप में, तब क्या बोलेंगे? बालक खाकर जाता है। तो बंधुओं, खाता है के स्थान पर क्या आ गया? खाकर जाता है। तो एक क्रिया खाने की है, एक क्रिया जाने की है। तो जो खाने की क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि क्या कह रहे हैं? बालक खाकर जाता है। तो खाया है, उसने खा लिया है, वह क्रिया पूर्वकाल की है, खाने के पश्चात जा रहा है। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हुई? खाने की क्रिया हुई। तो खाना अर्थात खाकर में कत्वा प्रत्यय लगेगा और वहां पर क्या वाक्य बनेगा? बालकः खादित्वा, बालक खा करके गच्छति जाता है। बालकः खादित्वा गच्छति, बालक खाकर जाता है। आपने देख लिया कि पूर्वकालिक क्रिया खाद धातु के साथ त्व प्रत्यय लगा करके खादित्व रूप बना है। तो बंधु आगे चलते हैं। उदाहरण देख लीजिए। सह भुक्त्वा व्रजति, सह भुक्त्वा व्रजति, वह खाकर जाता है, वह खाकर जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एक तो क्रिया है खाने की, एक क्रिया खाने की है और एक क्रिया जाने की है। वह खाकर जाता है। यहाँ पर मैंने अभी जो उदाहरण दिया था वो खाद्य धातु का था, वहां पर खादित्व रूप बन रहा था। यह जो उदाहरण है तो भुज धातु का है। भुज माने भी होता है भक्षण करना, खाना। तो भुज धातु यहाँ पर है। वह खाकर जाता है, तो एक तो भुज धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगा दिया तो पूर्वकालिक क्रिया का भान हो गया। तो वह खाकर अर्थात सह भुक्त्वा व्रजति जाता है।
तो यहाँ पर तत्वा प्रत्यय लगाकर पूर्वकालिक क्रिया को सूचित किया गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण मैंने लिया है तत्वा प्रत्यय का, वो ये दर्शाने के लिए कि यह जरूरी नहीं है कि एक वाक्य में केवल 2 क्रियाएं हों। 2 से अधिक क्रियाएं होने पर भी पूर्वकालिक प्रत्येक क्रिया के साथ तत्वा प्रत्यय लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है बंधुओं। यदि 2 से अधिक क्रियाएं वाक्य में हैं, तब पूर्वकालिक सभी क्रियाओं के साथ तत्वा प्रत्यय लगाना होगा। जैसे वह खाकर पी कर जाता है, यहाँ पर 3 क्रियाएं हैं, एक खाता है, पीता है, जाता है ना। तो अब जाने की क्रिया जो है वह सबसे बाद में हो रही है। जाने की क्रिया से पहले कौन कौन सी क्रिया हुई हैं? एक खाकर पीकर। तो खाना और पीना, खाना और पीना 2 क्रियाएं पहले हुई हैं। तो खाना अर्थात खाद धातु या यहाँ पर जो प्रयोग है वह भुज धातु का है, भुज धातु, और पाना अर्थात पा धातु। तो भुज धातु या खाद धातु और पीकर अर्थात पा धातु। तो 2 क्रियाएं पूर्वकालिक यहाँ पर हैं। तो भुज धातु में तत्वा प्रत्यय लगेगा तो भुक्त्वा बन जाएगा, पा धातु के साथ तत्वा प्रत्यय लगेगा तो पीत्वा बन जाएगा। तो सह भुक्त्वा पीत्वा वृजति, वह खाकर पी कर जाता है। अर्थात 2 से अधिक क्रियाएं होने पर भी बंधुओं जो पूर्वकालिक क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं के साथ तत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा और ये वाक्य सही माना जाएगा। इसी प्रकार अब मैं चलता हूं कि लेप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है। लेप, अब इसके लिए एक सूत्र पहले देख लीजिए। समासे अनय पूर्वे तत्तो लेप, समासे अनय पूर्वे तत्तो लेप। क्या अर्थ है इसका? समास में अनय, अनय अर्थात नए समास में नहीं, अर्थात नए समास में नहीं, नए समास को छोड़कर, ऐसे कह सकते हैं, नए समास को छोड़कर पूर्व के समास में तत्वा प्रत्यय लगेगा। तत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय लगेगा। फिर से समझ लीजिए, क्या ये सूत्र कह रहा है? अनय, अनय का मतलब है नए समास के साथ नहीं, नए समास के साथ नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? नए समास छोड़कर, अर्थात नए समास के साथ नहीं। पूर्वे, पूर्व में, पूर्वे पूर्व में, कब पूर्व में? धातु के पूर्व में अव्यय हो अथवा उपसर्ग हो। धातु के पूर्व में यदि उपसर्ग या अव्यय का प्रयोग होगा तब उस समासिक पद के साथ तत्वा के स्थान पर लेप लगेगा, तत्वा के स्थान पर लेप लगेगा। लेकिन नए समास होने पर ऐसा नहीं होगा। अर्थात नए समास का क्या होता है अभी आपको बताऊंगा। तो इस सूत्र की व्याख्या की जो मुख्य बिंदु थे मैंने यहाँ पर दर्शा दिए हैं। क्या क्या? एक तो नए समास को छोड़कर, मतलब ये है कि यदि नए समास होगा तब तत्वा के स्थान पर लेप नहीं होगा। इसी प्रकार धातु से पूर्व उपसर्ग हो, यदि धातु से पूर्व उपसर्ग है तो तत्वा के स्थान पर लेप लगेगा। धातु से पूर्व क्या है? उपसर्ग। उसी को आप अव्यय भी कह सकते हैं। अर्थात धातु से पूर्व उपसर्ग या अव्यय होने पर धातु के साथ जो तत्वा प्रत्यय लगा है उस तत्वा के स्थान पर लिप प्रत्यय आ जाता है, तत्वा हट जाता है जब धातु के आगे उपसर्ग हो। उदाहरण देखिए, यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए हैं 2 उदाहरण, कई उदाहरण दिए हैं, पहले 2 देख लीजिए। प्रा तो उपसर्ग हो गया, ये प्रा उपसर्ग हो गया और क्री धातु हो गई। प्रा उपसर्ग हो गया, क्री धातु हो गई। यहाँ पर देखिए मैंने तत्वा प्रत्यय दिखाया है, तत्वा प्रत्यय लगा हुआ है
समान कत्र कहो पूर्व काले सूत्र से तत्व प्रत्यय आया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे आगे प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया हुआ है। तो प्रा उपसर्ग का जब प्रयोग होता है धातु के साथ, तब तत्वा के स्थान पर क्या प्रयोग हो जाता है? लेप का प्रयोग होता है। तत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और एक बात और समझ लीजिए, लिप प्रत्यय में ला का लोप हो जाता है, पा का लोप हो जाता है, क्या बचता है? या। लिप प्रत्यय में या बचता है, ये ध्यान रखेंगे। वही लिप का जो या है यहाँ पर जुड़ गया है। तो देखिए प्रा उपसर्ग है और क्री धातु है, लिप प्रत्यय का या जुड़ जाएगा और बनेगा प्रक प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है करके। तो ये उदाहरण प्रा उपसर्ग के होने के कारण तत्वा के स्थान पर लिप लग गया है और लिप प्रत्यय का या बचता है। उदाहरण बना है प्रकृत्य अर्थात करके। यहाँ पर देखिए आ यहाँ पर नए तत्पुरुष समास का है। किसका है? नए समास का है, निषेध के अर्थ में है। तो नए समास होने पर मना किया गया था, यदि नए समास होगा तब तत्वा प्रत्यय के स्थान पर लिप प्रत्यय नहीं होगा। तब यहाँ पर देखिए आकृत्वा अर्थात ना करके, यहाँ पर देखिए त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, परंतु आगे नए समास है। नए समास निषेध के अर्थ में होता है। तो आगे नए समास होने के कारण तत्वा प्रत्यय लगा है। तत्वा प्रत्यय यहाँ पर हट करके लिप का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि नए समास होने पर तत्वा के स्थान पर लिप का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार ये दो उदाहरण कि कब लिप का प्रयोग होगा, कब लिप का प्रयोग नहीं होगा, आपको बताया। अब देखते हैं उदाहरण को। देखिए प्रा उपसर्ग है, अप धातु है, लिप प्रत्यय लग गया। प्रा उपसर्ग अप माने प्राप्त करना। अप प्राप्त करने के अर्थ में होता है। लिप का क्या अवस्था है? मैंने बताया यहाँ पर लिप का यह अवस्था है। तो क्या बनता है? प्राप्त। क्या बनता है? प्राप्त, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करके। उदाहरण देख लीजिए, अनुवाद देख लीजिए। वह पत्र को प्राप्त करके प्रसन्न हुई। वह पत्र को प्राप्त करके प्रसन्न हुई। कोई बालिका है, कोई निमंत्रण पत्र आदि कोई भी पत्र उसे प्राप्त हुआ है, तब उस पत्र को प्राप्त करके वो प्रसन्न हुई। तो यहाँ पर अनुवाद बनाते हैं, सा अर्थात वह पत्रम पत्र को प्राप्त करके प्रसन्न हुई। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, एक पत्र को प्राप्त करना और एक प्रसन्न होना। तो पूर्व क्रिया कौन सी है? पत्र को प्राप्त करना। तो पत्र को प्राप्त करने एक पूर्वकालिक क्रिया है और पूर्वकालिक क्रिया के साथ तत्वा के अर्थ में लिप प्रत्यय लगा है, क्योंकि यहाँ पर प्रा उपसर्ग है। तो लिप प्रत्यय लगा करके अर्थ वही रहता है, अर्थ बदलता नहीं है। तत्वा का ही अर्थ रहेगा, जिसका अर्थ होता है करके। तो वह पत्र को प्राप्त करके प्रसन्न हुई, ये लंग लकार का उदाहरण है भूतकाल में। इसी प्रकार परिउपसर्ग। परिउपसर्ग ईक्ष धातु लिप प्रत्यय। देखिए परिउपसर्ग ईक्ष धातु है, परि और ईक्ष जोड़ेंगे तो दीर्घ संधि हो जाती है। देखिए परीक्ष बड़ी आ गई है, दीर्घ संधि हुई है, लिप का या बच गया है। तो परीक्ष का अर्थ बनता है परीक्षण करके। अब इसका उदाहरण अनुवाद के रूप में देखते हैं। क्या बना? परीक्षण करके। तो क्या अनुवाद बना है? छात्रः सरस्वतीं क्षम्यतां शिक्षकः परीक्ष गतवान। शिक्षक परीक्षण करके चला गया। शिक्षक परीक्षण करके चला गया। अब यहाँ पर शिक्षक एक है, कर्ता एक है, दो क्रियाएं हैं, एक परीक्षण करना और एक जाना। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? परीक्षण करना। तो परीक्षण करके चला गया। यहाँ पर परिउपसर्ग था, इसलिए तत्वा के अर्थ में लिप प्रत्यय लगा था। परीक्ष गतवान, वह शिक्षक परीक्षण करके चला गया, यह वाक्य बना। इसी प्रकार
प्रउपसर्ग है, नम धातु है, लेप प्रत्यय है। उपसर्ग होने के कारण तत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय आया है। प्रणम्य उदाहरण बनेगा। प्रणम्य का मतलब होता है प्रणाम करके। तो बंधुओं, यहाँ पर एक बात और आप देख रहे होंगे, अणा आ गया। अणा, ना के स्थान पर अणा का प्रयोग हुआ है। पहले भी आपको मैंने कई बार बताया है, आज फिर से समझ लीजिए। जब ना से पहले रा का प्रयोग हो तो अणा हो जाता है। अभी इतना ही समझ लीजिए, बाकी बाद में बताएंगे। फिर आप देखिए, ना से आगे क्या र है, ना से आगे र है, इसलिए ना के स्थान पर अणा हो गया है। तो यदि मूर्धन्य सकार होता तब भी ना को अणा हो जाता। अभी यहाँ पर ना के स्थान पर अणा होकर के प्रणम में बन गया है, इसका अर्थ है प्रणाम करके। तो आगे उदाहरण देखिए, छात्र सरस्वती को प्रणाम करके बैठता है। छात्र सरस्वती को प्रणाम करके बैठता है। छात्र सरस्वती, सरस्वती को प्रणम में प्रणाम करके उपविशति बैठता है। प्रणाम करना यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है और बैठना पश्चातकालीन है। तो पूर्वकालिक क्रिया के साथ ही कत्वा के अर्थ में लिप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आप समझ सकते हैं। छात्र सरस्वती को प्रणाम करके बैठता है। आगे देखते हैं, प्राउपसर्ग है, विष धातु है, लिप प्रत्यय है। तत्वा के अर्थ में लिप हो गया है क्योंकि यहाँ प्राउपसर्ग है। तो जब जोड़ेंगे तो बनता है प्रविश्य। प्रविश्य, इसका अर्थ होता है प्रवेश करके। प्रवेश करके, इसका उदाहरण देते हैं। बालकः, बालक विद्यालय में प्रवेश करके रोता है। बालक विद्यालय में प्रवेश करके रोता है। तो बालकः विद्यालयम प्रविश्य, प्रवेश करके रोता है। प्रवेश करता है फिर रोता है। तो प्रवेश करने की जो क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया है। पश्चातकालीन क्रिया कौन सी है? रोता है। तो पूर्वकालिक क्रिया के साथ ही कत्वा लगता है। यहाँ पर कत्वा के स्थान पर लिप लगा है। क्यों? क्योंकि आगे प्राउपसर्ग है। जब धातु के आगे उपसर्ग होता है तो कत्वा हट जाता है, लिप लग जाता है। ये बात कई बार बताई जा चुकी है। तो बालकः विद्यालयम प्रविश्य रोदिति, मैंने आपको कुछ उदाहरणों के साथ लिप प्रत्यय का प्रयोग बताया और ये भी बताया कि कत्वा के स्थान पर कब लिप प्रत्यय लग जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन धातुओं में लिप प्रत्यय के रूप अलग अलग कैसे बनते हैं। कब ऐसा देखा जाता है कि लिप धातु का उदाहरण बनाते समय रूप बदल जाता है, उसके कुछ नियम हैं, वो आपको बताता हूँ। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिप प्रत्यय के बहुत से उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें तुक प्रत्यय का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? तुक। और तुक का क्या बचता है? ता। तो किन किन उदाहरणों में या कब ता मध्य में आ जाता है उसको समझ लीजिए। जैसे क्या लिखा है? यदि या, अर्थात लिप प्रत्यय का जो या है ह्रस्व स्वर के बाद आएगा। जब ह्रस्व स्वर का मतलब समझते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ह्रस्व स्वर। जब लिप प्रत्यय का या ह्रस्व स्वर के बाद आएगा तो ता लगाया जाएगा। तो ता आएगा कैसे? देखिए, समुपसर्ग है, ची धातु है, ची धातु है और ची धातु में क्या है? ह्रस्व स्वर है, छोटी ई। तो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर के बाद या आया है तो मध्य में ता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ता। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ची है, ची में ह्रस्व स्वर है, जी है, ह्रस्व स्वर है, छोटा ऊ, स्तु, ह्रस्व ऊ है। तो ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ की ये धातुएं हैं। इन धातुओं के साथ जब आगे उपसर्ग होगा और पीछे लिप होगा तो मध्य में तुक प्रत्यय का आगम हो जाएगा। तुक का ता बचता है। तब ऐसी धातुओं के साथ आपको दिखाई देगा मध्य में ता दिखाई देगा। देखिए, संचित्य, निश्चित्य, विजित्य, प्रस्तुत्य। इस प्रकार बंधुओं
लिप प्रत्यय लगाने पर कुछ अनूठा सा उदाहरण आपके सामने आएगा। तो क्यों होगा? क्योंकि ह्रस्व स्वर होने पर लिप प्रत्यय के और ह्रस्व स्वर के मध्य में तुक प्रत्यय का आगम होकर के ता शेष बचता है, जो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अन्य प्रकार से और उदाहरण देखिए, वच धातु है, वद धातु है, इसी प्रकार वस धातु है। इनमें जो आगे वा है, क्या है? वा। वच, वद आदि जो धातुएं हैं, इनके आगे जो वा है, वा के स्थान पर क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। वा के स्थान पर ऊ हो जाता है। देखिए, जब लिप प्रत्यय बाद में होगा, देखिए प्र उपसर्ग है, लिप प्रत्यय पश्चात में है, वच धातु है। वच धातु का जो वा है, वा को क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। वा की जगह पर ऊ हो जाता है। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो प्र उपसर्ग है, प्र में आ है और इधर ऊ है, आ और ऊ मिलकर है ओ बनता है। बंधुओं, मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तब आपको अधिक स्पष्ट हो पाएगा। अभी आप ये समझ लीजिए, आ और ऊ मिलकर के क्या बनता है? ओ। प्रा में अंतिम अक्षर क्या है? आ। इधर क्या है? ऊ। आ ऊ मिलके ओ हो जाता है। चा, चा देखिए हल चिन्ह है अर्थात आधा है, और या तो क्या बनता है? प्रोच्च। वा की जगह पे क्या हो गया था? ऊ। इसी प्रकार यहाँ देखिए वद धातु है, कहा था वद धातु और वच धातु और वस धातु के वा को ऊ हो जाता है। तो अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग के कारण लिप प्रत्यय आया है, लिप प्रत्यय का या बचा है। वद धातु में वा है, वा के स्थान पर ऊ हो गया है, और वा के स्थान पर जब ऊ हो गया है तब देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ दीर्घ संधि है, यहाँ देखिए ह्रस्व ऊ है, यहाँ भी देखिए ह्रस्व ऊ है, तो ह्रस्व ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो जाता है। तो क्या बनता है? अनु। क्या बनता है? अनु। और यहाँ पर देखिए ये दा है और या है, तो विद्यालय वाला द्या बन जाता है। दा और या मिलकर के अनूद्य बनता है। इस प्रकार आपने देखा वच धातु, वद धातु, वस धातु आदि का जो वा है, वा के स्थान पर ऊ हो जाता है लिप प्रत्यय पीछे होने पर। फिर देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात अब आपको बताता हूं, कब कत्वा प्रत्यय और लिप प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया का बोध नहीं कराएंगे। अभी आपको हमने बताया था कि कत्वा प्रत्यय लिप प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराते हैं। ऐसी कब परिस्थिति आएगी जब कत्वा प्रत्यय या लिप प्रत्यय से युक्त जो धातु है, क्रियापद है, वह पूर्वकालिक क्रिया का बोध नहीं कराएगा। वो शर्त है अलम और खलु की। कत्वा लिप वाली क्रिया यदि अलम और खलु के साथ आती है, यदि अलम पद आ जाएगा, खलु पद आ जाएगा, किसके साथ? कत्वा धातु के साथ और लिप अंत धातु के साथ, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कत्वा या लिप से युक्त जो क्रियापद है, उस क्रियापद के साथ यदि अलम पद का प्रयोग होगा, खलु पद का प्रयोग होगा, तब पूर्वकालिक क्रिया का बोध नहीं कराएगा। तब देखिए उसका क्या अर्थ बनेगा? अलम कृत्वा। अलम कृत्वा, क्योंकि कृत्वा है, कृत्वा का अर्थ क्या है? करके, परंतु अलम के साथ आ गया। किसके साथ आ गया? अलम कृत्वा। तब जो कृत्वा है वो पूर्वकालिक क्रिया का बोध नहीं कराएगा। अलम कृत्वा का अर्थ क्या बनेगा? बस करो। इसी प्रकार पीत्वा खलु, यहाँ पर खलु आ गया। खलु होने पर पीत्वा जो क्रिया है, तत्वांत क्रिया है, यह पूर्वकालिक क्रिया का बोध नहीं कराएगी और इसका अर्थ बनेगा मत पियो। इसका अर्थ क्या बना था? निषेध के अर्थ में बोध होता है। फिर किसके अर्थ में? अलम और खलु का प्रयोग होने पर निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है। तो बस करो, पीत्वा खलु मत पियो। इस प्रकार आपने देखा कि अलम और खलु
शब्द का प्रयोग होने पर लेप और कत्वांत वाली क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया का बोध नहीं कराती। तो बंधुओं, आज के सत्र में आपने कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय के नियमों के विषय में जाना और कहाँ पर कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा यह भी जाना। मैंने लगातार आपको पिछले वीडियो में कत्वा के उदाहरण और प्रयोग सहित बताया था। इसमें कुछ नियमों के साथ विशेष चर्चा की है, कुछ गूढ़ बातें इसमें बताई हैं। मैं लगातार ऐसे ही कुछ गूढ़ रहस्य आपके सामने लाता रहूंगा। आप लोगों को क्या करना है, कुछ समय देकर इसको देखते रहना है। तो बंधुओं, आज के सत्र में इतना ही। आपको ये कत्वा और लेप से संबंधित वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समाम। जय हिंद।